पंजाब के जालंधर शहर के पौश इलाके में स्थित वो आलीशान दुमंजिला मकान सुख निवास बाहर से देखने वालों के लिए ईर्ष्या का कारण था। संगमरमर का फर्श, आलीशान बगीचा और दरवाजे पर खड़ी महंगी गाड़ी, सब कुछ एक आदर्श और समृद्ध परिवार की गवाही देते थे। लेकिन इस आलीशान इमारत के अंदर एक अलग ही खामोशी पसरी रहती थी, जो केवल तब टूटती थी जब रसोई से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आती थीं। सुबह के ठीक 7 बजे थे। 78 वर्षीय बलदेव सिंह अपनी कांपती उंगलियों से चश्मा संभालते हुए लिविंग रूम की खिड़की के पास बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। कहने को तो वो अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार रसोई के दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। उनके ठीक बगल वाले सोफे पर उनकी 72 वर्षीय पत्नी मंजीत कौर घुटनों के असहनीय दर्द के कारण अपने पैरों को सहला रही थीं। पिछले कुछ महीनों से उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, जिससे उनका चलना फिरना भी दूभर हो गया था। रसोई से उनकी बहू मीनू बाहर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय के 2 कप रखे थे। मीनू के चेहरे पर हमेशा रहने वाली शिकन और आंखों में एक अजीब सी बेरुखी साफ झलक रही थी। उसने बिना कोई शब्द बोले लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर ट्रे को इतनी ज़ोर से पटका कि थोड़ी चाय छलककर बलदेव सिंह के हाथ और उनके सफ़ेद कुर्ते पर गिर गई। आराम से मीनू पुत्र, हाथ जल गया। बलदेव सिंह ने धीरे से अपने कुर्ते को साफ करते हुए कहा। उनकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक लाचारी थी। पुत्र मत कहिए मुझे, मीनू चिढ़कर और अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए बोली। सुबह से रात तक आप दोनों की सेवा करते करते और फरमाइशें पूरी करते करते मेरी जवानी धूल में मिल गई है। जब देखो तब चाय, कभी दवाई का समय, कभी डॉक्टर के चक्कर। आपके लाडले बेटे समर ने तो कनाडा जाकर डॉलर कमाने में ज़िंदगी लगा दी, और यहाँ मुझे आप दोनों का केयर टेकर बनाकर छोड़ दिया है। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार है या नहीं? मीनू बेटी, समर अगले महीने आ रहा है। कल रात ही उसका फ़ोन आया था। उसने कहा है कि वो इस बार पूरे 2 महीने की लंबी छुट्टी लेकर आ रहा है। वो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देगा। मंजीत कौर ने भीगी आंखों और रूंधे हुए गले से अपनी बहू को सांत्वना देने की कोशिश की। आने दीजिए उसे भी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कब तक अपनी इस लाचार गृहस्थी का बोझ उठाता है। मेरे भी माता पिता हैं, मेरा भी एक समाज है। इस घर में कैदी बनकर मैं नहीं रह सकती। मीनू ने तंज कसा, अपने पैर पटके और अपने बेडरूम की ओर चल दी, जहाँ उसने दरवाज़ा उतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरा हाल गूंज उठा। बलदेव सिंह और मंजीत कौर ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन होठों पर गहरी खामोशी थी। ये उनके घर की रोज़ की कहानी बन चुकी थी। समर, उनका इकलौता बेटा, कनाडा की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो हर महीने समय पर लाखों रुपए भेजता था, ताकि उसके माता पिता को किसी चीज़ की कमी ना हो। उसने घर में सुख सुविधा के सारे साधन जुटा रखे थे, लेकिन जो आत्मिक सुकून और सम्मान बुजुर्गों को चाहिए था, वो उस आलीशान घर में कहीं खो गया था। मीनू का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा था। जब समर फ़ोन करता तो मीनू उसके सामने बहुत अच्छी बन जाती और कहती कि वो माता पिता का बहुत ख्याल रख रही है। बुज़ुर्ग माता पिता भी इस डर से समर को कुछ नहीं बताते थे कि कहीं उनके बेटे का बसा बसाया घर ना उजड़ जाए और उनका बेटा इतनी दूर बैठकर चिंता में न पड़ जाए। इसी खामोशी का फ़ायदा उठाकर मीनू का मानसिक उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा था। समर के भारत आने में अभी पूरे 3 सप्ताह बाकी थे। मीनू के धैर्य का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे डर सताने लगा था कि इस बार समर 2 महीने के लिए आ रहा है। इतने लंबे समय में कभी न कभी माता पिता के मुंह से उसके व्यवहार का सच बाहर आ ही जाएगा। अगर समर को पता चल गया कि वो उसके माता पिता को समय पर खाना नहीं देती, उन्हें गालियाँ देती है और बीमार होने पर डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाती, तो उसका आलीशान जीवन और समर का भरोसा दोनों ख़त्म हो जाएंगे। इसी डर के कारण मीनू के अंदर की कड़वाहट अब एक ख़तरनाक साजिश का रूप लेने लगी। उसने अपने मायके फ़ोन किया और अपनी माँ और भाई को घर बुलाया। बंद कमरे में घंटों तक साजिश बुनी गई। अगर समर के आने से पहले इन दोनों को घर से साफ नहीं किया तो मेरी खैर नहीं, मीनू ने अपनी माँ से कहा। उसका भाई, जो खुद एक लालची इंसान था, उसने सलाह दी। शहर के बाहरी इलाके में एक नया और काफ़ी महंगा ओल्ड एज होम खुला है, आशियाना। वहाँ सारी सुविधाएं हैं। समर जो पैसे भेजता है, उसी में से कुछ पैसे वहाँ एडवांस दे दो और समर से कह देना
कि ये दोनों खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गए हैं। मीनू को ये विचार पसंद आ गया। उसने अगले ही दिन आशियाने के मैनेजर से मुलाकात की और समर के खाते से निकाले गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा एडवांस फीस के रूप में जमा कर दिया। मैनेजर को उसने बताया कि उसके ससुर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो घर में रहना नहीं चाहते। अगली सुबह मीनू का व्यवहार अचानक बदला हुआ था। उसने बहुत प्यार से मंजीत कौर के पैर छुए और बलदेव सिंह के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। बुजुर्ग माता पिता अपनी बहू के इस बदले हुए रूप से हैरान भी थे और उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद मीनू सुधर गई है। नाश्ते के बाद मीनू ने कहा, पिताजी, माताजी, आज मौसम कितना सुहाना है। शहर के बाहर एक बहुत सुंदर और पुराना गुरुद्वारा है जहाँ आज विशेष पाठ और लंगर का आयोजन किया गया है। मैंने सोचा कि आप दोनों बहुत दिनों से घर के बाहर नहीं निकले, चलिए आज आपको दर्शन करा लाती हूँ। आपका भी मन बदल जाएगा और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। बलदेव सिंह मुस्कुराए, पुत्र, अगर तेरी यही इच्छा है तो हम ज़रूर चलेंगे। मंजीत कौर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले। दोनों बुजुर्ग खुश थे कि आज उनकी बहू उनके साथ समय बिता रही है। उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनके अपने ही घर से विदाई का सफ़र था। मीनू ने चुपके से उनके कमरे से 2 छोटे सूटकेस पहले ही पैक करके गाड़ी की डिग्गी में रख दिए थे, जिसमें उनके कुछ ज़रूरी कपड़े और दवाइयाँ थीं। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए हाईवे पर दौड़ने लगी। करीब 45 मिनट की यात्रा के बाद गाड़ी एक सुनसान और शांत इलाके में बनी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने जाकर रुकी। चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और मुख्य गेट पर लोहे की मोटी सलाखें थीं। गेट के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आशियाना ओल्ड एज होम। गाड़ी के रुकते ही बलदेव सिंह का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धक से रह गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और फिर मीनू की ओर मुड़े। मीनू बेटी, ये तो कोई गुरुद्वारा नहीं लगता, ये तो वृद्धाश्रम है। हम यहाँ क्यों आए हैं? मीनू के चेहरे पर जो नकली मिठास थी वो एक झटके में गायब हो गई। उसके चेहरे में एक क्रूर भाव आ गया। उसने ठंडे और ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि यही बाप दोनों का असली और आखिरी घर है। उतरिए गाड़ी से। ये तुम क्या कह रही हो मीनू? हमारा घर तो वो है जिसे हमने अपने खून पसीने से बनाया है। मंजीत कौर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घर अब सिर्फ मेरा और समर का है। मीनू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैंने समर के भेजे पैसों से यहाँ के मैनेजर को 3 साल की एडवांस फीस भर दी है। वहाँ घर पर रहकर आप दोनों मेरी ज़िंदगी नरक बना रहे थे। दिन भर की कचर कचर से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब जब समर आएगा तो मैं उसे संभाल लूँगी। मैं उसे कह दूँगी कि आप दोनों खुद अपनी मर्ज़ी से शांति की तलाश में यहाँ रहने आए हैं क्योंकि आपको वहाँ अकेलापन लगता था। नहीं मीनू, ऐसा मत करो। समर हमसे बहुत प्यार करता है। वो जब ये सब देखेगा तो पूरी तरह टूट जाएगा। हमारे साथ ऐसा अन्याय मत करो बेटी। बलदेव सिंह ने हाथ जोड़ दिए। एक 78 साल के बुजुर्ग को अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ते देखना किसी के भी दिल को झकझोर देता, लेकिन मीनू का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने आशियाना के 2 वार्ड बॉयज़ को इशारा किया। वो आए और उन्होंने बलदेव सिंह और मंजीत कौर को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा। मीनू ने डिक्की से उनके सूटकेस निकाले और ज़मीन पर पटक दिए। उसने आशियाना के रजिस्टर पर पहले से ही धोखे से लिए गए बलदेव सिंह के अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर के कागजात मैनेजर के सामने रखे। संभालिए इन्हें मैनेजर साहब, और याद रहे इन्हें बाहर फ़ोन करने की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मीनू ने कहा। बिना पीछे मुड़े मीनू और अपनी कार में बैठी, गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से निकल गई। पीछे सड़क पर उड़ती धूल के बीच बलदेव सिंह और मंजीत कौर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनकी दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी। उनके पैर काँप रहे थे और दिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। आशियाना के गार्ड्स ने उन्हें अंदर कर लिया और भारी लोहे का गेट एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। ठीक 3 सप्ताह बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल पर समर उतरा। कनाडा से दिल्ली की लंबी फ़्लाइट की थकान उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके चेहरे पर तो बस अपने बूढ़े माता पिता से मिलने की बेताबी और उत्साह था। उसने कनाडा से अपने पिता के लिए एक बड़े ब्रांड की लाठी और घुटनों के सपोर्टर ख़रीदे थे और माँ के लिए पश्मीना के शॉल और उनकी शुगर की आधुनिक मशीन ली थी।
उसने एयरपोर्ट से ही एक टैक्सी बुक की और सीधा जालंधर के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि जब वो अचानक घर पहुंचेगा तो माँ उसे देखकर कैसे गले से लगा लेंगी और पिता के चेहरे पर कैसी संतोष भरी मुस्कान आएगी। शाम के करीब 4 बजे समर की टैक्सी सुख निवास के सामने आकर रुकी। वो अपना सामान लेकर जैसे ही मुख्य गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी। इस समय तो मम्मी पापा घर पर ही थे। उसने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मीनू को कॉल किया। हेलो मीनू, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट पर ताला लगा है। तुम सब कहाँ हो और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या वो डॉक्टर के पास गए हैं? समर ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मीनू, जो उस समय शहर के एक महंगे मॉल में अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग कर रही थी और समर के भेजे पैसों को पानी तरह बहा रही थी, समर की आवाज़ सुनकर बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर बिना बताए इस तरह अचानक आ जाएगा। उसने खुद को संभाला और आवाज़ में घबराहट को छुपाते हुए बोली, अरे समर, तुम आज ही आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम कल आओगे। मैं बस आधे घंटे में घर पहुंच रही हूं और मम्मी पापा, उनके बारे में मुझे तुमसे घर आकर ज़रूरी बात करनी है। तुम वहीं रुको। समर वहीं लॉन में बैठ गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आधे घंटे बाद मीनू की गाड़ी आई। वो उतरी और दौड़कर समर के गले लग गई। आई मिस्ड यू सो मच समर। लेकिन समर की बाहें मीनू को थामने के बजाय घर के दरवाजे की ओर देख रही थीं। उसने मीनू को खुद से थोड़ा अलग किया और गंभीर आवाज़ में पूछा, मीनू, मम्मी पापा कहाँ हैं? घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? मीनू ने घर का दरवाज़ा खोला। समर अंदर गया। उसने देखा कि माता पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर की अलमारियां खाली थीं। बेडशीट बदली हुई थी और वहाँ कोई सामान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ महीनों से कोई रहता ही ना हो। मीनू ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए और अपने चेहरे पर दुनिया भर की लाचारी समेटते हुए कहा, समर, मैं तुम्हें फ़ोन पर कैसे बताती? तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और अजीब हो गया था। वो बात बात पर मुझसे झगड़ते थे। पड़ोसियों के सामने मुझे भला बुरा कहते थे। मैंने उनकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक सामान पैक किया और ज़िद पकड़ ली कि वो इस घर में नहीं रहेंगे। क्या बकवास कर रही हो मीनू? वो अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? समर की आवाज़ सख्त हो गई। मैं सच कह रही हूँ समर, मीनू ने रोने का नाटक करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बड़े घर में अकेलेपन से डर लगता है और वो अपने जैसे हम उम्र लोगों के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही शहर के बाहर बने आशियाना वृद्धाश्रम का पता निकाला और वहाँ चले गए। मैंने उनके पैर पकड़े, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे बहुत अपशब्द कहकर गए हैं। समर अपनी जगह पर जम गया। उसे मीनू की एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने माता पिता के संस्कारों और उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वो कभी इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते थे कि अपने बेटे के आने से ठीक पहले घर छोड़कर चले जाएं, और वो भी किसी आश्रम में। कौन सा आश्रम बताया तुमने? मुझे अभी इसी वक्त वहाँ ले चलो, समर ने आदेश देते हुए कहा। समर, तुम इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, आज रात आराम कर लो, कल सुबह हम चलेंगे ना? मीनू ने बात को टालने की आखिरी कोशिश की। मैंने कहा मुझे अभी और इसी वक्त वहाँ जाना है। गाड़ी की चाबी उठाओ। समर की आवाज़ की गड़गड़ाहट से पूरा घर काँप उठा। मीनू समझ गई कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। शाम के ढलते सूरज की लालिमा के बीच समर की गाड़ी आशियाने के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। मीनू का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डर के मारे उसके पैर काँप रहे थे, इसलिए वो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही और कहा, समर, तुम अंदर जाओ, मुझे वहाँ जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। समर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरा और तेज़ी से आश्रम के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने बहुत तनाव में मैनेजर से मुलाकात की। जी, मुझे बलदेव सिंह और मंजीत कौर से मिलना है। मैं उनका बेटा हूं, समर सिंह। उसने अपना परिचय दे दिया। मैनेजर ने जैसे ही समर का नाम सुना, उसकी भौहें तन गईं और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने समर को ऊपर से नीचे तक देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। अच्छा, तो आप हैं समर? आप समर जी हैं, कनाडा वाले? जी हाँ। क्या हुआ? मेरे माता पिता ठीक तो हैं ना? समर की धड़कन बढ़ गई। शारीरिक रूप से तो वो जैसे तैसे ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुके हैं, मैनेजर ने तीखे स्वर में कहा।
और मुझे बहुत हैरत हो रही है कि आप जैसा पढ़ा लिखा और अमीर बेटा इतनी बड़ी कंपनी में होकर भी अपने माता पिता को इस तरह लावारिसों की तरह छोड़ सकता है। आपकी पत्नी जब उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि आप उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और आप कनाडा में सेटल हो चुके हैं और उन बूढ़ों का बोझ अब नहीं उठाना चाहते। क्या? समर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। क्या मेरी पत्नी ने ऐसा कहा कि मैं अपने माता पिता को छोड़ चुका हूँ? जी हाँ, हमारे पास उनके हस्ताक्षर और जमा किए गए पैसों का रिकॉर्ड है। आपकी पत्नी ने यह भी हिदायत दी थी कि उन्हें किसी से बात न करने दी जाए, लेकिन मुझे उनकी हालत देखकर समझ आ गया था कि कहानी कुछ और है। वो पिछले 3 सप्ताह से सिर्फ रो रहे हैं, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मैनेजर समर को लेकर आश्रम के पीछे बने एक छोटे से बगीचे की ओर गया। वहाँ शाम की हल्की धुंध और मध्यम रोशनी के बीच एक सूनी बेंच पर बलदेव सिंह और मंजीत कौर बैठे थे। मंजीत कौर का सिर बलदेव सिंह के कांपते कंधे पर टिका था। बलदेव सिंह अपनी पथराई आंखों से आसमान की ओर देख रहे थे। दोनों के शरीर इतने कमज़ोर और पीठ इतनी झुक चुकी थी मानो 3 सप्ताह में ही उन पर कई सदियां गुजर गई हों। मम्मी पापा, समर की आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। वो आगे बढ़ा लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। उस जानी पहचानी और बरसों से तरसी हुई आवाज़ को सुनकर दोनों बुज़ुर्गों ने चौंक कर अपना सिर उठाया। सामने उनका खून, उनका बेटा समर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। समर, मेरा बच्चा, मेरा समर आ गया। मंजीत कौर अपने घुटनों का सारा दर्द भूलकर एक झटके में उठी और दौड़कर समर के सीने से लिपट गईं। बलदेव सिंह भी अपनी लाठी के सहारे कांपते हुए खड़े हुए और समर को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। बगीचे में मौजूद अन्य बुजुर्गों की आंखें भी ये दृश्य देखकर नम हो गईं। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे माफ़ कर दो पापा। मैं बहुत बदनसीब हूँ जो आपको इस हाल में देखना पड़ा। मैं अंधी कमाई के पीछे भागता रहा और यहाँ मेरी दुनिया ही लुट रही थी। समर घुटनों के बल बैठ गया और उनके धूल भरे पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगा। नहीं पुत्र, तू अपने आप को दोष मत दे। तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो 7 समुंदर पार हमारे ही सुख के लिए दिन रात एक कर रहा था। बलदेव सिंह ने उसके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखते हुए कहा। जब समर का रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने उनके चेहरे के आंसू पोंछे और बहुत गंभीर होकर पूछा, मम्मी, मीनू ने मुझसे कहा कि आप दोनों अपनी मर्ज़ी से घर की कच्चर कच्चर से तंग आकर यहाँ आए हैं। क्या ये सच है? मुझे सब सच बताइए। मंजीत कौर ने डरकर बलदेव सिंह की ओर देखा। वो अभी भी मीनू के डर से पूरी तरह उभर नहीं पाई थीं, लेकिन बलदेव सिंह ने इस बार अपनी पत्नी का हाथ थामा और समर की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं समर, अब और झूठ नहीं बहुत हो चुका। सच ये है कि तुम्हारी पत्नी ने हमें यहाँ ज़बरदस्ती धोखे से लाकर पटक दिया है। वो हमें अपने रास्ते का कांटा समझती थी। जब तुम नहीं होते थे तो वो हमें 2 टाइम की सूखी रोटी भी ताने देकर देती थी। कई बार तो उसने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि तुम्हारा घर ना उजड़े, लेकिन उसने हमें इस उम्र में बेघर कर दिया। ये सुनना था कि समर के अंदर का बेटा जाग उठा। उसका खून खौलने लगा। उसकी आंखें गुस्से से अंगारा हो गईं और मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भीज गईं कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए। जिस औरत को उसने अपने जीवन संगनी चुना था, जिसे उसने अपने घर की लक्ष्मी बनाया था, वो इतनी संवेदनहीन और क्रूर निकलेगी, इसकी उसने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। समर ने अपने माता पिता के आंसू पोंछे। पापा मम्मी, अब आपके इस बेटे के होते हुए आपको एक पल भी इस जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ। समर ने मैनेजर का धन्यवाद किया और औपचारिकताएं पूरी की। वो अपने माता पिता के सूटकेस खुद उठाकर गाड़ी की ओर बढ़ा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने मीनू को बाहर निकालने का इशारा किया। मीनू जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसने समर के चेहरे पर छाए हुए गुस्से को देखा। समर की आंखें देखकर वो समझ गई कि उसका बुना हुआ झूठ का किला ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। समर, मेरी बात सुनो। ये बूढ़े झूठ बोल रहे हैं। ये शुरू से मुझसे नफ़रत करते थे और अब ये तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं ताकि मुझे घर से निकाल सकें। तुम इन पर विश्वास मत करो समर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मीनू ने अपनी आवाज़ में रोना लाते हुए समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, बस एक शब्द भी और मत बोलना मीनू। अपनी इस गंदी और झूठी ज़ुबान से मेरे माता पिता को झूठा मत कहना।
समर की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आशियाना का पूरा स्टाफ और बाहर सड़क पर गुजरते लोग भी ठहर गए। उसने मीनू का हाथ झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उन माता पिता के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करने की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे पढ़ाने लिखाने और इस काबिल बनाने में लगा दी। जो घर, जो ऐशो आराम, जो गाड़ियाँ और जो रुतबा आज तुम इस शहर में भोग रही हो, वो इन्हीं के आशीर्वाद के कारण है, और तुमने उन्हें उनके अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। समर, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, समाज क्या कहेगा? हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। मीनू ने अब समाज का डर दिखाना चाहा। समाज थूकेगा तुम पर और तुम्हारी इस घिनौनी सोच पर, समर ने ठंडे लेकिन कड़े स्वर में कहा। जिस औरत के दिल में मेरे उन माता पिता के लिए इज्जत, दया और प्यार नहीं है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो औरत मेरी पत्नी कहलाने के तो क्या, इस घर की नौकरानी कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता इसी समय इसी जगह पर ख़त्म होता है। समर ने डिग्गी खोली और अपने माता पिता का सामान अंदर रखा। फिर उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से मीनू का हैंडबैग निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। तुम अभी और इसी समय अपनी किसी सहेली या अपने भाई को फ़ोन करोगी और यहाँ से सीधा अपने मायके जाओगी। मेरे घर की चौखट को अपवित्र करने की तुम्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है। समर ने दो टूक कहा। समर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोर्ट जाऊंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी, तुम पर घरेलू हिंसा और एलिमनी का केस ठोकूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मीनू अपनी असलियत पर उतर आई और चीखने लगी। शौक से जाओ मीनू, कोर्ट में मैं बुज़ुर्गों के क्रूर उत्पीड़न, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का केस लड़ूंगा। आशियाना के मैनेजर, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों के बयान गवाही देंगे कि तुमने इनके साथ क्या किया है। देखते हैं कानून एक ऐसी औरत का साथ कैसे देता है जो बुज़ुर्गों को बेघर करती है। समर ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसने अपने माता पिता को बहुत सम्मान के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और मीनू को उसी सड़क पर अकेला रोते हुए चिल्लाते हुए छोड़कर सुख निवास की ओर बढ़ गया। अगले ही दिन समर ने शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फैमिली लॉयर को अपने घर बुलाया। उसने मीनू के ख़िलाफ़ डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए और उसमें साफ तौर पर क्रूरता और बुज़ुर्गों के उत्पीड़न को आधार बनाया। जब मीनू के परिवार को कानूनी नोटिस मिला और उन्हें समझ आया कि समर के पास ठोस सबूत हैं और वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है, तो उनके होश उड़ गए। मीनू के माता पिता और भाई ने समर के घर आकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश की। मीनू ने भी रो रो कर अपनी गलती मानी, लेकिन समर अपने फैसले पर चट्टान की तरह अटल रहा। जो रिश्ता मर्यादा, सम्मान और अपनों के प्रति संवेदना की नींव पर ना टिका हो, उसे ढोना समर के अपने लिए आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा था। कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार समर ने मीनू से डाइवोर्स ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद समर ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने कनाडा की अपनी कंपनी में बात की और वहाँ से स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति ले ली। उसने कनाडा का अपना फ्लैट बेच दिया और सारा ध्यान अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। उसने शहर के सबसे अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन से अपनी माँ के घुटनों का सफल ऑपरेशन कराया, जिससे मंजीत कौर अब बिना किसी सहारे के धीरे धीरे चलने लगी थी। कुछ महीने बीत गए। सुख निवास का आंगन अब फिर से चहकने लगा था। घर के अंदर पसरा हुआ वो डरावना सन्नाटा अब गायब हो चुका था। अब वहाँ सुबह सुबह गुरबानी की आवाज़ गूंजती थी और रसोई से बर्तनों के पटकने की नहीं, बल्कि मंजीत कौर के हाथों से बने गर्मा गर्म पराठों और बलदेव सिंह की पसंदीदा अदरक वाली चाय की खुशबू आती थी। एक सुहानी शाम को घर के बगीचे में हरी भरी घास पर कुर्सियां लगी थीं। बलदेव सिंह आराम से कुर्सी पर बैठे थे और मंजीत कौर चाय के कप टेबल पर रख रही थीं। समर अपने लैपटॉप पर काम ख़त्म करके उनके पास आकर बैठ गया। बलदेव सिंह ने समर के सिर पर अपना मजबूत और स्नेह भरा हाथ रखा। उनकी आंखों में बांसुओं की जगह एक गहरा संतोष और गर्व था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारा घर सचमुच सुख निवास बन गया है। समर ने अपने पिता का हाथ चूम लिया। पश्चिम में ढलते हुए सूरज की लाल किरणें पूरे घर पर बिखर रही थीं। वो सांझ का सूरज अब जीवन के ख़त्म होने का नहीं, बल्कि उनके परिवार में आपसी प्यार, सम्मान और एक बहुत सुंदर और सुकून भरे नए सवेरे का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।